हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोहित है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा पॉलिटी क्लासेस चल रहा है असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, और जो रेलवे ग्रुप डी या फिर एसएससी एमटीएस के लिए तैयारी कर रहा है उनके लिए भी हेल्पफुल है। जो जो लास्ट क्लास नहीं देखा तो जाओ प्लीज़ उन क्लासेस को देखो। उसमें सारा पॉलिटी के कंसेप्ट जो असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए हेल्पफुल है और टॉपिक जो चाहिए होगा मैं उसको कवर कर चुका हूँ। तो आज कुछ एमसीक्यूज करेंगे और आज लास्ट क्लास होगा हमारा पॉलिटी का, क्योंकि जो टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको मैं एक्सप्लेन करके लास्ट वीडियो या फिर 2 क्लास 3 क्लास हो गया तो उसमें कवर कर चुका हूँ। और जो भी और थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पॉइंट जो चाहिए वो मैं एमसीक्यूज में डाल दिया ताकि उसमें से कवर हो जाएगा। एमसीक्यूज सॉल्व करते ही जो भी मतलब एक्सप्लेनेशन है वो भी साथ ही साथ है। अगर किसी को मतलब डाउट अगर किसी को पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और इसके रिलेटेड पीडीएफ वो टेलीग्राम में ही अपलोडेड है, जाओ उसको भी आप देखो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। किसी के पास भी इस दुनिया में किसी के पास भी उतना समय नहीं जो समय को रोक सके, या फिर समय अपने आप ही चलता जाएगा। किसी को कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपके लिए भी ये भी संदेश है कि आप जो आज के काम आज ही करो। एक बात है कि कल के काम आज करो और आज के काज अभी करो, ठीक है। तो आपको जो समय का कंट्रोल, या फिर आपको लोग कहते हैं ना कि मेरे पास समय नहीं है, तो वो समय आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप समय को रेस्पेक्ट देते हो तो आपको भी समय रेस्पेक्ट देगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज। और जो भी कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट एक्सटेंड्स ओवर द स्टेट ऑफ। जो गुवाहाटी हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन है वो किस किस स्टेट में आता है, ठीक है। आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए असम, नागालैंड एंड मिजोरम। ऑप्शन बी असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। ऑप्शन सी असम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। एंड ऑप्शन डी मिजोरम, मेघालय एंड असम। प्लीज जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करें कि आप एक रफ शीट ले ले, वाइट रफ शीट A4 साइज के। उस पर पॉइंट वाइज, जैसे मान लो वन का, आपको जैसे लग रहा है कि वन का ए हो सकता है, वन का बी हो सकता है, तो वन का बी लिख के रख दो। जब आपको आंसर दिखने को मिलेगा तो वो आंसर आपको करेक्ट हुआ कि नहीं वो क्रॉस या फिर राइट साइन देके मूव आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना क्वेश्चंस राइट हो रहा है और कितना रॉन्ग हो रहा है। और लास्ट में जो भी मार्क आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग कितना सही कर रहे हो और कितना गलत कर रहे हो। इसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक है मैं प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। तो आप लोग जाइए, अगर किसी ने कोई भी वीडियोस नहीं देखा तो वो पहले देखें, पीडीएफ को रीड करें, फिर ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, तभी आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए, तो अभी बताइए इसका आंसर क्या होगा। गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है वो कौन से स्टेट का टेरिटोरियल में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। असम एक्सेप्ट असम और 3 स्टेट के जुरिडिक्शंस इस ये जो असम के गुवाहाटी हाईकोर्ट है उस पर आता है। तो उसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। ये जो असम गुवाहाटी हाईकोर्ट है वो पहले था हाईकोर्ट ऑफ असम, उसका पहले नाम था हाईकोर्ट ऑफ असम एंड नागालैंड, ठीक है। बट आफ्टर renamed Guwahati High Court in 1971 by the North Eastern Areas Recognition Act 1971। इस एक्ट के तहत जो हाई कोर्ट ऑफ असम एंड नागालैंड था उसको रीनेम किया गया गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है। इट हैज़ लार्जेस्ट जुरिडिक्शंस इन टर्म्स ऑफ स्टेट with its area covering the state of Assam, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन था। चलिए नेक्स्ट, in how many articles of Indian Constitution directive principles of the state policy are mentioned। कौन से आर्टिकल में कौन से आर्टिकल से कहाँ तक
मतलब जो डीपीएसपी है वो मेंशन है। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा है, आप लोगों को तो पता ही होगा कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कौन से आर्टिकल में आता है। आर्टिकल कौन सा, देखो मैं एक ट्रिक में आप लोगों को सिखाता हूँ। यहाँ पे देखो चारों ऑप्शन में 36 से स्टार्ट है, तो आप लोगों को लास्ट के जो है उसको देखना है। तो ऑप्शंस ए होगा, आर्टिकल 51 तक ही डीपीएसपी का है। यहाँ पे तो प्रेसिडेंट का जो प्रेसिडेंट स्टार्ट हो जाता है, पार्लियामेंट स्टार्ट हो जाता है, तो आर्टिकल 36 टू 51 तक है। ठीक है, ये आर्टिकल 36 टू 51। Which of the following articles of Indian Constitution initiates fundamental duties? कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज आता है? ये भी बहुत आसान सा है। जिसने मेरा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स एंड इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स वीडियोस एंड जो पीडीएफ जिसने रीड किया वो उसको लिए आसान है, बहुत ही आसान है। देखो आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स और जो जो छोटे छोटे कंसेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दो आर्टिकल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स में से एक दो तो आर्टिकल पूछा जाता ही है। ठीक है, तो अभी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आर्टिकल 51A। ठीक है, द टर्म स्टेट हैज़ बीन डिफाइंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से आर्टिकल में द टर्म स्टेट का डेफिनेशन कौन से आर्टिकल में आता है? और ये स्टेट का डेफिनेशन क्या है वो भी जो कमेंट सेक्शन में उसमें बताइए आप लोग। द टर्म स्टेट कहाँ कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया है? आर्टिकल 12 में। और कौन से आर्टिकल में है? 36 में। दोनों सेम है, ये याद रखना। ये आर्टिकल अगर 12 नहीं देगा तो आर्टिकल 36 देगा। और स्टेट का डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। Article 12 defines the term state. It says that unless the context otherwise requires the term state include, क्या include करता है state? The government and parliament of India, that is executive and state legislatures of the union. Union का executive and legislatures, the government and the legislature of the each state. ठीक है, इन दोनों को मिला के और एक है and जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, वो भी आता है द डेफिनेशन ऑफ स्टेट में। ठीक है, पहले याद रखना जो इंडियन पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर दोनों, और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो लेजिस्लेचर है वो, और जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आता है। ठीक है, आर्टिकल देखो यहाँ पे आर्टिकल 1 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 8 में क्या दिया गया है और आर्टिकल 10 में क्या दिया गया है, ये पीछे दिया हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो यहाँ से भी आप लोग रीड कर सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 1 में क्या दिया गया? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, भारत, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 1 में है। ठीक है, याद रखना, भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 8 में राइट्स ऑफ अ सिटीजन ऑफ अ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 10 में कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन। जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस है सुप्रीम कोर्ट का वो कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? नीचे दिए गए। ठीक है, इज मेंशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से आर्टिकल में जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो मेंशन किया गया है? बताइए। जल्दी जल्दी हो गया, तो वो आर्टिकल 131 पे दिया गया है। ठीक है, जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो आर्टिकल 131 में दिया गया है। इस पे दिया गया है कि द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया हैज़ 3 टाइप्स ऑफ जुरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट का तीन टाइप का जुरिसडिक्शन होता है। पहला ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, सेकंड एपिलेट एंड थर्ड एडवाइजरी। एंड आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 131, 133 से 136 एंड 143
जिसपे एडवाइजरी जुरिडिक्शंस है रेस्पेक्टिवली ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जो सारे डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है वो आप लोगों को मदद मिले उसके लिए डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which of the following articles of Indian Constitution empowers the President to appoint Comptroller and Auditor General of India? ये CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या देखता है? जो पार्लियामेंट के अकाउंट्स है, ठीक है, वो सब वो चेक करता है, कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो देखता है। और होता है कि वो जो लास्ट में बिल बनाता है या फिर जो कुछ बनाता है तो वो पार्लियामेंट में एट द एंड ऑफ द ईयर वो पेश करता है। ठीक है, तो वो कौन से आर्टिकल में आता है? CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148। जिसको भी नहीं पता तो वो आर्टिकल्स को प्लीज ध्यान में रखे और उसको समझे और याद रखे। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देयर शैल बी अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। वो CAG को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, एंड शैल only be removed from office in like manner and on like grounds as a judge of the Supreme Court। ये जो CAG होता है, CAG का जो स्टेटस होता है वो जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसका इक्वल होता है। ठीक है, जज जैसे जज को जैसे मतलब रिमूव करता है, CAG को वैसे ही रिमूव करता है। ठीक है, जो पार्लियामेंट पे, ठीक है, पार्लियामेंट से जैसे रिमूव करता है इसी तरह CAG को, जज को जैसे रिमूव करता है CAG को वैसे ही रिमूव करता है। और ये रिपोर्ट किसको देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका टर्म 6 ईयर्स अप टू 65 ऑफ ईयर्स, या फिर 6 ईयर्स उसका टर्म होगा या फिर अप टू 65 ईयर्स। ठीक है, जो भी पहले होगा। CAG ऑफ इंडिया अभी का श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, ये भी याद रखना कि अभी का CAG कौन है, उसका याद रखना। आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, जो आर्टिकल 30 है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किसको डील करता है, ये याद रखना। आर्टिकल 30 जल्दी से जल्दी बताओ कि आर्टिकल 30 कौन से आर्टिकल में कौन से राइट्स पे आता है और किसको डील करता है। ये जितने भी मतलब मैंने अभी तक 4 क्लास हो गया शायद, तो उसमें जितने भी पॉलिटी कवर किया हुआ है तो सब एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम उठा लो और इसमें से देख लो, सब में इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, उतना सफिशिएंट है। अगर कोई UPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो इससे ज़्यादा भी उनको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई आपको फिल्टर आउट करके कुछ चीज़ें दे रहा है तो उसका अप्रिशिएट करना करते रहो। ठीक है, ताकि देखो अगर आप बुक्स पढ़ने जाओगे तो आपको ढेर सारे पेजेस पढ़ना पड़ेगा, तो आपको इतना फिल्टर आउट करके मिल रहा है या फिर यूट्यूब में इतना सारा कंटेंट मिल रहा है, तो आप लोगों को थैंकफुल होना चाहिए कि आप लोगों को मिल रहा है। तो वो आपको यूज़ करना आना चाहिए कि किस तरह हम लोगों को पॉलिटी का कंसेप्ट क्लियर हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटी में रॉन्ग ना करें और एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको करेक्ट करें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 148। सॉरी, ये आंसर कुछ गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर डी होगा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी। ठीक है, तो इस पे डिस्क्राइब किया गया। आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। सॉरी, ये तो मेजोरिटी है ना, इस पे माइनॉरिटीज था।
चलिए, आर्टिकल 30 क्लोज 1, आर्टिकल 30 क्लोज 1A, आर्टिकल 30 क्लोज 2, तो इसको ध्यान में रखना है। Which article of Indian Constitution declares देवनागरी हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? कौन से आर्टिकल में जो हिंदी जो लैंग्वेज है वो लिया गया है देवनागरी स्क्रिप्ट से, वो कौन से आर्टिकल में आता है? सॉरी, वो लास्ट जो आंसर था ना वो थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि उस पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक था। उसका आंसर किसी और आंसर से रिप्लेस हो गया शायद। अभी देखना पड़ेगा कौन सा आंसर होगा जो रिप्लेस किया गया है इसको। और ये जो था ना मेजोरिटी में, इसको दिखा ही नहीं, तो माइनॉरिटी होने से एक ही ऑप्शन था सी, तो मैं उसको चेक करने बजाय इसको चेक कर लिया, कल्चर एजुकेशन राइट्स। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। कुछ आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स देवनागरी हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? हम लोग का एक चीज़ याद रखना कि हम लोग का कोई मतलब स्टेट लैंग्वेज नहीं है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज है जो हिंदी है। ठीक है, और अभी इंग्लिश को भी प्रायोरिटी देता है। अगर किसी भी स्टेट में अगर हिंदी नहीं हो रहा तो वो इंग्लिश इंग्लिश एज कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, स्टेट मान लो किसी भी स्टेट में हिंदी हो रहा है तो उसके साथ इंग्लिश आएगा, किसी की स्टेट में अगर बंगाली हो रहा है तो उसके साथ, किसी को समझ नहीं आया तो उसके साथ इंग्लिश आएगा। ठीक है, तभी बताइए इसका आंसर आर्टिकल 343। ठीक है, याद रखना। ये आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ये हिंदी जो वो लैंग्वेज है वो कहाँ से लिया गया है? देवनागरी स्क्रिप्ट से लिया गया है। ठीक है, चलिए, मनी बिल हैज बीन डिफाइंड इन, कौन से आर्टिकल में मनी बिल डिफाइन किया गया है? कौन से आर्टिकल में मनी बिल डिफाइन किया गया है? आर्टिकल 110 में। मैं शायद 2-3 बार पहले करा चुका हूँ इस मनी बिल के रिलेटेड, तो आप लोगों को आना चाहिए था। ठीक है, और 112 में क्या आता है ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, मनी बिल इज डिफाइंड इन आर्टिकल 110 of the Indian Constitution. Money bills are concerned with the financial matters like taxation, public expenditure. और एक बात की, मनी बिल में अगर लोकसभा से पास होता है तो राज्यसभा में कोई भी मतलब किसी को भी मतलब वो पावर नहीं कि उसको अमेंड कर सके। अमेंड कर भी लिया राज्यसभा, तब भी लोकसभा पर डिपेंड करता है कि वो अमेंडमेंट एक्सेप्ट करे या ना करे। अगर राज्यसभा में ये पास नहीं होता, आफ्टर 14 डेज इट ये जो मनी बिल है ये ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा और वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है, और प्रेसिडेंट भी इसको एसेंट देने में उनको एसेंट देना ही होगा इसमें, इस मनी बिल में। ठीक है, और ये मनी बिल कौन इंट्रोड्यूस करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, ये सिर्फ मनी बिल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, द मनी बिल आर कंसर्न विद द फाइनेंशियल मैटर्स। द बिल इज सिग्निफिकेंट फॉर Indian polity and governance as many important issues like Aadhaar bill, insolvency and bankruptcy bill are also related to it. जैसे आधार बिल जब लाया था ना तो वो मनी बिल के रूप पे लाकर उसको पास किया गया है। ठीक है, तो ये सारे मतलब एग्जांपल्स है जिसको मनी बिल के तहत पास किया गया है। Which article of the Indian Constitution laid down that state shall take steps to organize village पंचायत? कौन से आर्टिकल में जो स्टेट को पावर दिया जाता है कि वो विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करे? जल्दी बताइए कौन से आर्टिकल में? इस विलेज पंचायत का जो आर्टिकल है वो पहले सोचे कि कौन से आर्टिकल में आ सकता है या फिर कौन से पार्ट में आ सकता है। जैसे मान लो ये आर्टिकल 39, आर्टिकल 40 ये डीपीएस में है। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स में आता है। फिर ये जो पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव है वो आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट उसके बाद ही आता है। ठीक है, तो इसमें कौन से आर्टिकल में आएगा? आर्टिकल 40।
Article 40 of the Constitution, which enshrines one of the directive principles of state policy, lays down that the state shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as a units of self government. ठीक है, आर्टिकल 39A क्या बोला कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आर्टिकल 39A में ये है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. Under which article of Indian Constitution's President of India enjoy power to withhold his assent on any bill? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन से मतलब आर्टिकल में प्रेसिडेंट जो है वो एंजॉय करता है कि एसेंट के लिए जो प्रेसिडेंट का एसेंट होता है वो अपना जो एसेंट है वो दे भी सकता है या ना भी दे सकता है, उसको प्रेसिडेंट के पास पावर होता है. कौन से आर्टिकल में? जल्दी बताइए, ये थोड़ा लेवल अप है इसका, तो आप लोगों को शायद थोड़ा दिक्कत हो सकता है. फिर भी आप गेस कीजिए और आंसर बताइए. गेस मतलब इंटेलिजेंट गेसिंग, ऐसा नहीं कि तुक्का मार दिया ABCD से. चलिए, इसका आंसर 111. ठीक है, आर्टिकल 63 में क्या है ये भी मुझे बताइए. आर्टिकल 108 में क्या है ये भी बताइए. ये तो मैं बता देता हूँ अभी. ये जो है जॉइंट सिटिंग जो होता है उसका आर्टिकल है. जब कोई भी बिल के बीच कोई भी बिल आ रहा है, अगर डेडलॉक बन रहा है राज्यसभा लोकसभा में, तो वो प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग के लिए बुलाएगा. और इसमें जो जॉइंट सिटिंग होता है वो कौन लीड करेगा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा. ठीक है, और आर्टिकल 109. ठीक है, ये है जो प्रेसिडेंट के पास है. लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट के पास 3 वीटो पावर है: एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो. ठीक है, चलिए, जो वीटो पावर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गाइडेड बाय द आर्टिकल 111 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिवली टू वाटर ऑफ इंटरस्टेट रिवर वैली इज डन. जो इंटरस्टेट रिवर्स है उनका जो वाटर डिस्प्यूट है वो कौन से आर्टिकल में आता है? फिर इंटरस्टेट वाटर रिवर काउंसिल भी बनाया जाता है ताकि वो डिस्प्यूट ठीक हो. कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 262 में आता है. आंसर सी. चलिए, इस पे है आर्टिकल 262 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज. ठीक है, चलिए, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनवाइजेज अ 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत. कौन से पार्ट में जो पंचायत का 3 टायर सिस्टम होता है वो आता है? बताइए. आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें पार्ट कितना है, शेड्यूल कितना है और आर्टिकल्स कितना है अभी एट प्रेजेंट. ठीक है, जल्दी बताइए, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइए. और अभी आंसर 13 का कौन सा आंसर वो बताइए. पार्ट 9 और शेड्यूल 11. शेड्यूल 12 में क्या आता है ये भी बताइएगा. शेड्यूल 12 में क्या आता है और शेड्यूल 10 में क्या आता है ये भी बताइएगा. चलो, मैं शेड्यूल 10 बता देता हूँ. एंटी डिफ्लेक्शन लॉ. ठीक है, और इसमें शेड्यूल 12 में क्या आता है वो बताइएगा. चलिए, पार्ट 9. The 73rd Constitutional Amendment Act added Part 9 of the Indian Constitution, the Panchayats, and also added the 11th schedule, which consists of the 29 functional items of the Panchayat. Article Part 9 of the Constitution contain Article 343 and Article 343A to O.
ठीक है, ये याद रखना, ये पार्ट, ये लाइन। चलिए नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वास्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन द प्रेसिडेंट। कौन से आर्टिकल में एग्जीक्यूटिव पावर है जो प्रेसिडेंट के पास? जाइए, आर्टिकल 51 तो नहीं आएगा क्योंकि ये डीपीएसपी में आता है। ठीक है, इसमें से इन तीनों में से एक होगा। अभी बताइए, आर्टिकल 52 भी नहीं होगा। अभी रह गया दो, अब दो में से अब गेस कीजिए। इसका आंसर आर्टिकल 53। ठीक है, इस पर दिया गया आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन आर्टिकल 54 में आता है। आर्टिकल 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसका जो कैसे होगा, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, स्टेट लेजिस्लेटिव, जो पार्लियामेंट के वो लेजिस्लेटिव, फिर जो यूटीज दिल्ली एंड पुडुचेरी का लेजिस्लेटिव। ठीक है, वो मैं लास्ट क्लास में कवर किया, प्रेसिडेंट का रिलेटेड जो भी है वो सब कवर कर चुका हूँ। आप जाके प्लीज़ चेक कीजिए अगर नहीं देखा तो। आर्टिकल 56 में टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का टर्म कितना होता है। ठीक है, आर्टिकल 57 एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शंस, प्रेसिडेंट इंडियन प्रेसिडेंट को री इलेक्शन का भी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी है। आर्टिकल 58 में क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट होने के लिए क्वालिफिकेशन। आर्टिकल 59 कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, जो प्रेसिडेंट ऑफिस है उसका कंडीशन कैसे होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 60 ऑथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो ओथ होता है वो कॉन्टेक्ट करता है सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी सीनियर मोस्ट जज। आर्टिकल 61 में कौन है, क्या है, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अगर मिसबिहेवियर हो रहा है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है तो उनको इम्पीचमेंट किस तरह होना चाहिए, प्रोसीजर क्या है वो उसका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्शन कमीशन अंडर, जो इलेक्शन कमीशन ईसी है वो कौन से आर्टिकल में आता है, और इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 324। ठीक है, और इसका जो इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए आज इतना तक रखते हैं। बाकी ये पार्ट कितना में आता है, 15 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 324। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चंस रह गए वो आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग सॉल्व करके जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं चेक कर लूँगा और इससे रिलेटेड पीडीएफ टेलीग्राम में अपलोड हो जाएगा। और जो भी क्लासेस होगा वो धीरे धीरे अपलोडेड हो जाएगा क्योंकि खुद का भी प्रिपरेशन चल रहा है तो थोड़ा इधर उधर का डिले हो रहा है। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया, पॉलिटी के रिलेटेड जितना भी है। आज का पॉलिटी का लास्ट क्लास है और अगर किसी को कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम या फिर मेरे इंस्टाग्राम में जो चैनल है इस स्वाध्याय के, ठीक है, इंस्टाग्राम है तो उसमें भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। ठीक है, प्रिपरेशन भी अच्छे चल रहा है और कभी भी डिमोटिवेट हो तो खुद के लिए भी कुछ करें। ठीक है, खुद का हॉबी फॉलो करें, कभी अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते रहें। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम के लिए और प्रिपरेशन भी करते रहिए अच्छे से। चलिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चलिए बाय।